गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। लास्ट लेक्चर में आपने देख लिया था ट्रेडिशनल मेथड्स। टोटल आपने 6 मेथड्स देखे थे ट्रेडिशनल में, और मॉडर्न में भी हम टोटल 6 मेथड्स देखने वाले हैं। ठीक है। पहला है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ कहते हैं आप इसे। इसमें क्या होता है, जो भी परफॉर्मेंस आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो किया जाएगा, इसमें जो भी आपके गोल्स होंगे ना, वो प्री सेट होता है। यानी कि जिस भी गोल्स को आपको अचीव करना है, उसको पहले से ही डिसाइड करके रखा जाएगा। और इसमें जो गोल्स को सेट किया जाएगा, वो ज्वाइंटली सेट करते हैं। ज्वाइंटली का मतलब दो लोग मिलकर करेंगे या फिर दो पार्टी मिलकर करेगी। अब यहाँ पे वो दोनों लोग कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपके मैनेजर्स होंगे और एक दूसरे एम्प्लॉयज हो जाएंगे। किस तरह के गोल्स सेट किए जाएंगे? यहाँ पर स्मार्ट गोल सेट किया जाता है। स्मार्ट, अच्छा हमारी तरह दिखने वाला? अरे नहीं, स्मार्ट का मतलब है, देखो, एस का मतलब हो गया स्पेसिफिक, एम का मतलब हो गया आपका मेजरेबल, ए से हो गया यहाँ ना SMART। एस मीन्स स्पेसिफिक यानी पार्टिकुलर, मेजरेबल जिसको आप मेजर कर सकें, अचीवेबल जिसे आप अचीव कर सकें, रेलिवेंट आपके जॉब से रिलेटेड ही हो वो, एंड टाइम बाउंड। ठीक है। ये स्मार्ट गोल सेट करेंगे, ज्वाइंटली सेट करेंगे। ज्वाइंटली सेट का मतलब मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों मिलकर सेट करेंगे। पहले से होता है आपका गोल सेट, यानी कि प्री सेट होता है। और इसके बाद जो आपका प्री सेट गोल्स है ना, इसका कंपेयर करते हैं आप एक्चुअल रिजल्ट से। जो एक्चुअल आउटकम होता है, इसको कंपेयर करेंगे अगेंस्ट एग्रीड अपॉन टारगेट्स, यानी कि प्री सेट गोल्स से कंपेयर किया जाता है। एमबीओ इनकरेजेज ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। इसमें ऑनगोइंग कम्युनिकेशन होता है, यानी कि कंटिन्यू जो कम्युनिकेशन है मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में वो होता रहेगा। एंड फीडबैक, इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होगा टू हेल्प एम्प्लॉयज स्टे ऑन ट्रैक। एम्प्लॉयज जो है वो बेहतर तरीके से काम करते रहें एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये था आपका एक मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 360 डिग्री फीडबैक। ये है क्या? द 360 डिग्री फीडबैक मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें जो है ना, फीडबैक आप गैदर्स करते हैं, यानी कि जो फीडबैक है वो आप कलेक्ट करेंगे फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब मल्टीपल सोर्सेज में क्या है? इसमें एम्प्लॉय जो है वो खुद भी अपना अप्रेजल कर लेता है, एम्प्लॉय देमसेल्व्स, या फिर एम्प्लॉय के जो मैनेजर हैं वो भी अप्रेजल करेंगे, सुपरवाइजर्स कर सकते हैं, पीयर्स साथ में काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कर सकते हैं, एंड डायरेक्ट रिपोर्ट्स। ये सारे सोर्सेज से जो है डेटा कलेक्ट किया जाएगा किसी भी एम्प्लॉयज के जॉब को लेकर, टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस। इसका नाम ही है 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ से आपके बारे में जो है वो फीडबैक लिया जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। हॉलिस्टिक का मतलब होल, पूरा, कंप्लीट, यहाँ पे आपके बारे में डेटा गैदर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये क्या है? ये आपका कॉम्बिनेशन है, एक तो रेटिंग स्केल का और क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स का। रेटिंग स्केल आपने पढ़ा था जब आप फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल मेथड, उसमें आपका रेटिंग स्केल था। और वहीं आपने पढ़ा था क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक्स। रेटिंग इसमें स्केल में क्या था? इसमें रेटिंग करने का काम किया जाता था, जनरली 1 to 5 रेटिंग दी जाती थी। और क्रिटिकल का मतलब क्या था? आलोचनात्मक। इसका एक लिमिटेशन याद है आपको? जो निगेटिव बिहेवियर होता था, इन इफेक्टिव बिहेवियर होता था, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता था। ठीक है। और जो डेटा हम कलेक्ट करते थे या फिर जो हम डिटेल रिकॉर्ड करते थे, वो इफेक्टिव बिहेवियर का भी करते थे और इनइफेक्टिव बिहेवियर का भी करते थे। लेकिन ज्यादा नोटिसेबल क्या होता था? जो इनइफेक्टिव बिहेवियर था। यही आपने पढ़ा था इसमें क्रिटिकल इंसिडेंट में। तो आपका जो बार्स है, ये कॉम्बिनेशन है एक तो रेटिंग स्केल का और एक क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक का। ठीक है। ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, बार्स एम्फेसाइजेज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स। इसमें जो है, जो आपका नोटिसेबल बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उसको खास तौर पर फोकस किया जाएगा। हाउ बार्स वर्क, ये बार्स जो है, ये वाला मेथड काम कैसे करता है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं की परफॉर्मेंस डायमेंशन।
जो भी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस डायमेंशन है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब, ठीक है। इसके बाद कलेक्ट क्रिटिकल इंसिडेंट्स, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स उसको कलेक्ट किया जाएगा। अब ये आपका इफेक्टिव भी हम रिकॉर्ड करते हैं और जो आपका इनइफेक्टिव एम्प्लॉय बिहेवियर है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट, एक स्किल डेवलप किया जाएगा। स्किल आपने पढ़ा था वो रेटिंग में 1 to 5 जनरली किया जाता है, विद इच पॉइंट एंकर्ड बाय अ स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जाम्पल। अब ये एंकर का क्या मतलब है ना, एंकर जो है ये आपका कोई एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है। एंकर को ना हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज करते हैं। क्यों करेंगे? एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए। आप एंकर को बोल सकते हैं कि ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा किसका? एक्शन का, यानी कि कोई एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, और इसको जो है हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्किल आपने डेवलप कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? रेटिंग असाइन करेंगे। सुपरवाइजर्स कंपेयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू द स्केल, और उसके बाद फिर स्कोर दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एंकर का एग्जाम्पल है दिया हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, ठीक। देखिए सबसे पहले जो रेटिंग है आपकी वो 5 है। अगर एक्सलेंट आपने काम किया है तो 5 की रेटिंग मिलेगी। अब एग्जाम्पल क्या है, एंकर क्या है यहाँ पर? रिजॉल्व्स कस्टमर इश्यूज क्विकली। अगर एम्प्लॉय जो है कस्टमर के किसी भी इशू को बहुत फास्ट रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, इवन इन हाई प्रेशर सिचुएशंस, तो एक्सलेंट की रेटिंग मिलेगी। गुड कब मिलेगा? हैंडल्स मोस्ट कस्टमर प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। ज्यादातर कस्टमर को तो आपने डील कर दिया, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल कर दिया। सुपरविजन की रिक्वायरमेंट हुई लेकिन बहुत कम हुई, बहुत मिनिमम सुपरविजन की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो एक्सेलेंट जैसा तो नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। हाई प्रेशर सिचुएशन में भी एम्प्लॉयज ने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। एवरेज की रेटिंग कब मिलेगी? जब रूटीन इशू जो है वो तो सॉल्व हो जाता है लेकिन डिफिकल्ट केस में आपको सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। बिलो एवरेज की रेटिंग आपको कब मिलेगी? जब कस्टमर का रिक्वेस्ट आता है, आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप देर कर देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। पुअर की रेटिंग मिलेगी, हमेशा कस्टमर ही नाराज हो जाता है, आपके बातों से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आता है, आप सॉल्व नहीं कर पाते। फ्रीक्वेंटली अपसेट्स कस्टमर्स एंड नीड्स कांस्टेंट सुपरविजन, और हमेशा हमेशा अगर सुपरविजन की जरूरत है तो आपको पुअर की रेटिंग मिलेगी, ठीक है। ये सब आपने देखा ना, यहाँ पे 5 एग्जांपल दिए हुए थे, यही है आपका एंकर, यानी कि क्या है? रेफरेंस पॉइंट के तौर पर हम इसको यूज करते हैं और इसी के बेस पर एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को हम रेटिंग देते हैं। तो ये था आपका कौन सा मेथड? बार्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। देखिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड में क्या है? अब जो आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इवेल्युएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग। कंपेयर किया जाएगा यहाँ पर। अब क्या कंपेयर करेंगे? देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग, यानी कि जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, आप उनको रिटेन जो करके रख रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय जो आपके पास है, रिटेन करना मतलब होल्ड करके रखना ताकि एम्प्लॉय आपको छोड़ के ना जाए, उनको रखने का जो खर्चा आ रहा है। अब आप कहेंगे उनको रखने का क्या खर्चा आ रहा है? उनके रिक्रूटमेंट पे खर्च हुआ होगा, सिलेक्शन पे खर्च हुआ होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है उनके ऊपर। तो एक तो ये हो गया, इसका कंपेयर आप करेंगे रिटेनिंग देम विद द मॉनिटरी बेनिफिट्स, इसका कंपेयर करेंगे विद द मॉनिटरी बेनिफिट, जो मॉनिटरी बेनिफिट है दे ब्रिंग टू द कंपनी। कुछ मतलब समझ में आया? यहाँ पे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि जो खर्चा कंपनी कर रही है एक एम्प्लॉय के ऊपर, उसका कंपेयर करना है वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी को कितना मॉनिटरी बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ 15 साल तक काम किया, 15 साल में उसके पीछे जो आपने खर्चे कर दिया, मान लो कि 8 लाख का खर्चा कर दिया। जब आप देख रहे हैं कि 15 साल में इसके ऊपर 8 लाख का खर्चा होगा और 15 साल में ये कंपनी को जो मॉनिटरी बेनिफिट देगा वो मान लो कि 20 लाख का देगा, तो 20 लाख आपको बेनिफिट हो रहा है।
लेकिन उसमें से 8 लाख आप खर्च कर रहे हैं उसी एम्प्लॉयज के ऊपर जो 20 लाख का बेनिफिट करके दे रहा है, मॉनिटरी बेनिफिट। डिफरेंस कितना का आ गया? अगर 20 में से 8 खर्चा हो रहा है, फिर भी 12 लाख जो है वो प्लस में है। तो 12 लाख का प्लस जो है वो मॉनिटरी बेनिफिट्स वो कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। यही हम देखते हैं इसमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड में। इसमें ना टोटल आपके 8-9 मेथड हैं। कुछ उसमें से आपके जो हैं वो फॉरेनर्स ने मेथड दिया है, और एक मेथड जो है वो एस के चक्रवर्ती, वो इंडियन है, उन्होंने एक मेथड दिया है। ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड आप अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे भी, ये आपके सिलेबस में है 5th यूनिट में। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है लिखा हुआ। इट्स इसेंशियली अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये जो है एक एनालिसिस है, कौन सा? कॉस्ट बेनिफिट, यानी आपका कॉस्ट कितना आया और उस कॉस्ट को करने के बदले में आपका बेनिफिट कितना हो रहा है। ऑफ ईच एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय के लिए करते हैं आप। फोकसिंग ऑन हाउ मच द ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स ऑन देम। यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कितना खर्चा किया है। कैसे खर्चा करेंगे? सैलरी के ऊपर, जो बेनिफिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को उनके लिए, ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए तो ट्रेनिंग पर खर्च होता है। वर्सेज यानी कि कंपेयर टू हाउ मच दे कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है, यही आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स। इसमें क्या है? इसमें जो है जो आपके एम्प्लॉयज है ना उनके हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहां देखिए, साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स एम टू आइडेंटिफाई एन एम्प्लॉयज हिडन पोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियल उनमें छुपा हुआ है, एंड प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज। और हिडन टैलेंट जो है, हिडन पोटेंशियल जो है, उसको आइडेंटिफाई करके आप अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में ये कितना कंट्रीब्यूट आपको कर सकता है। इट फोकसेज ऑन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। इसका जो फोकस है साइकोलॉजिकल अप्रेजल का, वो क्या चीज पर फोकस है? प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस। कैसे करेंगे? बाय एसेसिंग एंड, आज के डेट में हम जानेंगे कि एम्प्लॉयज का पोटेंशियल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज क्या है। इसके बेस पर आप अनुमान लगाएंगे कि क्या वो पार्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो भविष्य में लीडरशिप रोल के लिए सुटेबल होगा या फिर कोई दूसरे एडवांस पोजीशन के लिए वो सुटेबल होगा या नहीं। यही है आपका साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग में क्या है? आप ना कुछ कॉम्पिटेंसी सेट करते हैं, इसके लिए आपका अपना एक्सपेक्टेड लेवल होगा और एम्प्लॉय का लेवल होगा। इसके बाद आप गैप आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार इसको पढ़ते हैं फिर देखेंगे यहाँ एग्जांपल। competency mapping is used to evaluate employees by comparing their current skill। यहाँ पर हम देखते हैं आपके एम्प्लॉय का करेंट स्किल क्या है, अभी कितना स्किल वो बियर कर रहे हैं, अभी का बिहेवियर क्या है और अभी का नॉलेज क्या है, विद द प्रीडिफाइंड competencies required for their job role। देखिए, जॉब रोल के लिए पहले से आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं किसी भी एम्प्लॉयज की अगर कम्युनिकेशन लेवल को देखना है कि कम्युनिकेट वो किस प्रकार से करता है, आपका एक्सपेक्टेड लेवल 5 है। यही है आपका प्री डिफाइंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर देयर जॉब रोल। ये आपका जो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी आपने जो सेट किया कम्युनिकेशन का, एक्सपेक्टेड लेवल आपका 5 है, लेकिन जो करंट स्किल्स है एम्प्लॉयज का वो आपने देखा वो कितना है? 4 है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? 5 था और अभी लेवल क्या है? 4 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि शॉर्ट कमिंग से कितने का है? गैप जो है वो -1 का आ गया। ठीक है, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। ये आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। पहले जो है कॉम्पिटेंसी आप सेट करेंगे, एक्सपेक्टेड लेवल सेट करेंगे, एम्प्लॉय का लेवल देखेंगे, इसके बाद आप गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्या है? आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है that identifies what competencies are needed। आप चेक करते हैं कि कौन सी competencies चाहिए आपको for success in a particular role, and then assess, और उसके बाद आप पता करते हैं एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस क्या है, यही एम्प्लॉय का लेवल क्या है, अगेंस्ट दोज competencies, यानी कि एक्सपेक्टेड लेवल से कंपेयर करते हैं।
दिस अप्रोच हेल्प्स अलाइन इंडिविजुअल एबिलिटीज विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी एबिलिटीज को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, यानी कि देखिए आपका एक्सपेक्टेड लेवल 5 था, आप कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय का भी लेवल जो है वो 5 ही हो, इसके लिए आप कुछ ट्रेनिंग देंगे इनको। This approach helps align individual abilities with organizational goals. Fostering career development, foster का मतलब होता है बढ़ा देना, growth कर देना, enhancing employee engagement and improving overall performance. इससे होता क्या है, जो ये आपने बनाया है ये स्कोर मदद करता है इन डिसाइडिंग प्रमोशंस। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टीम मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेड लेवल है वो 5 है और एम्प्लॉय का भी लेवल जो है वो 5 है, तो कोई भी गैप नहीं है यहाँ पर। तो इसको आप कोई एक नया प्रोजेक्ट जो है वो दे सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर क्या चीज में मदद करेगा ये जो स्कोर है इन डिसाइडिंग प्रमोशंस। अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, यहाँ आप देख रहे हैं गैप है, तो एम्प्लॉय को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होगा। और प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, कौन से एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट देना है, किसे प्रोजेक्ट नहीं देना है, ये सब आप डिसाइड कर पाते हैं किसमें, कॉम्पिटेंसी मैपिंग में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। इसे हम अलग से क्यों पढ़ेंगे, अलग से ना, ये आपका यूनिट है, यूनिट 5 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।